केरल के दो भाई होते हैं जो विदेश जाना चाहते थे। हर दम उनको ऐसा लगता था कि विदेश में बहुत पैसा है। विदेश में भी वो सऊदी अरब का ख्वाब पाले हुए थे। इधर बड़े भाई की पत्नी प्रेग्नेंट होती है तो वो अपने माँ के गहनों को गिरवी रखता है और थोड़ी बहुत कुछ जमीन होती है उसे भी बेचता है और उसे बेचकर 50,000 रुपये देता है और उसका वीजा बन जाता है। और कुछ पैसे जो बचे होते हैं उनसे वो टिकट करवा के दोनों भाई सऊदी के लिए चले जाते हैं। फिर सऊदी पहुंचने के बाद इन दोनों भाइयों के साथ जो होता है इन्होंने उसकी सपने में भी कल्पना नहीं की थी। पूरी तरह से इनकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। इस कहानी पर एक फिल्म भी बनी है, उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। वीडियो में अंत तक रहें। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर करना। आइए कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। यह कहानी एक केरल के गरीब परिवार की है जहाँ दो भाई होते हैं। बड़े भाई की शादी हो चुकी होती है, एक बूढ़ी माँ होती है। उनका परिवार बड़ा ही खुशहाल जिंदगी जी रहा था, लेकिन तभी बड़े भाई की नौकरी छूट जाती है और अब वो कैसे भी करके विदेश में नौकरी करना चाहता था क्योंकि विदेश में पैसा अच्छा मिलता है। उसके कई दोस्त सऊदी में रहा करते थे तो उन लोगों के मन में भी ये ख्वाब आता है कि हमें भी सऊदी जाना है। लेकिन एक दिन वो अपने दोस्त से इस बारे में बात कर रहा होता है तो उसका दोस्त उसे बताता है कि मेरे जीजा जी वीज़ा बनाने का काम करते हैं, तो आप क्यों ना उनसे मिल लीजिए और आपका वीज़ा बन जाएगा, तो आप दोनों भाई वहाँ जॉब करने जा सकते हैं। वो अपनी माँ के गहनों को गिरवी रख के उसके जीजाजी से मिलने जाता है और उन्हें 50,000 रुपये देता है ताकि दोनों भाइयों का वीज़ा बन सके। अब वीज़ा बनाने के बाद उन्हें टिकट के लिए भी पैसे चाहिए थे, इसलिए वो अपनी ज़मीन को बेच देते हैं और ज़मीन बेचकर टिकट के लिए पैसे भी अरेंज कर लेते हैं। इधर पत्नी उनकी प्रेग्नेंट है। ऐसी हालत में वो अपनी पत्नी को छोड़कर जा रहा है क्योंकि परिवार की ज़िंदगी और ज़्यादा खुशहाल हो सके। उन्हें बताया जाता है कि विदेश में यानी सऊदी अरब में उन्हें सेल्समैन की नौकरी करनी होगी। उन्हें एयरपोर्ट पर कोई लेने आएगा, वहाँ से सीधे उनके साथ चले जाना और आपकी नौकरी शुरू हो जाएगी। अब जैसे ही वो यहाँ से सऊदी के लिए रवाना होते हैं और सऊदी पहुँचने के बाद जब वो एयरपोर्ट पर खड़े होते हैं, जो फ़ोन नंबर होता है उसे डायल करते हैं। जिस फ़ोन नंबर को वो डायल करते हैं वो फ़ोन सामने से उठाने वाला कोई नहीं होता है। 2 बार फ़ोन लगाते हैं लेकिन फ़ोन नहीं उठाया जाता है। उसके बाद होता क्या है, वो दोनों भाई किसी और से बात करने का प्रयास करते हैं, लेकिन उनकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं थी, वहाँ लोग नहीं समझ पा रहे थे और भी उन्हें आती नहीं थी। अब हिंदी में उनकी बातें कोई समझ नहीं रहा था। इतने में एक खटारा गाड़ी से एक सऊदी इंसान आता है और उनके पास आकर उनसे बात करने लगता है, लेकिन उनकी समझ में उसकी कोई भी बात नहीं आई थी। लेकिन वो इतना समझ रहे थे, शायद उस दोस्त ने, उस भाई ने उन्हें बोला था कि एयरपोर्ट पर आपको कोई लेने आएगा, तो हो सकता है कि ये वही इंसान हो। वो वहाँ खड़े रहते हैं और वो इंसान एयरपोर्ट के अंदर चला जाता है। अब जैसे ही वो एयरपोर्ट से बाहर निकलता है, इन दोनों के पासपोर्ट को ले लेता है और लेकर इन्हें कहता है चलो गाड़ी में बैठ जाइए। अब ये दोनों भाई नजीम और हकीम उस गाड़ी में बैठ जाते हैं और साथ चलने लगते हैं। वो उस सऊदी इंसान से कहते हैं हमें पानी चाहिए, लेकिन वो इनकी भाषा को नहीं समझ पाता है क्योंकि उसे इंग्लिश तक नहीं आती थी, वो केवल अरबी भाषा जानता था। अब लगभग पूरा दिन हो जाता है इनको उस गाड़ी में चलते चलते। रात का वक्त होता है और वो जो सऊदी इंसान होता है वो रात के वक्त गाड़ी रोकता है और उसके छोटे भाई हकीम को एक रेगिस्तान में उतार देता है। वो उसे बहुत कहता है, समझाता है, लेकिन उसे वो बंदूक दिखाने लगता है और कहता है शांति से बैठे रहिए, मैंने इसको यहाँ उतार दिया है, तुम्हें मेरे साथ चलना है। वो अपनी अरबी भाषा में कहता है, हालांकि वो कुछ नहीं समझ पाता। फिर हकीम यानी उसके छोटे भाई को यहाँ छोड़कर वो गाड़ी आगे ले जाने लगता है। रात के 12 बजे वो एक टेंट के पास पहुँचते हैं। चारों तरफ रेगिस्तान है, पानी दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। अब उसको उस टेंट के अंदर ले जाया जाता है। टेंट में उससे कहा जाता है ये कपड़े उतार दीजिए और उसे एक बहुत बड़ा लंबा सा कपड़ा दिया जाता है जो पैरों तक आ रहा था। उसे वो पहन लेता है। वो उनसे लगातार सवाल कर रहा था, लेकिन वो लोग इंग्लिश या हिंदी कुछ नहीं जानते होते। वो इसकी भाषा को नहीं समझते। ये पानी मांगता है तो पानी नहीं मिलता है इसे। अब ये बहुत ज़्यादा डर जाता है। रात
ज़्यादा थी तो इसे वहाँ नींद आने लगती है। अब ये उस जो झोंपड़ी होती है उसके अंदर सो रहा होता है, तभी वो सऊदी इंसान आता है, उसे लाते मारता है और इसे बाहर कर देता है कि तुझे बाहर सोना है। अब इसे वो खटारा गाड़ी के अंदर सुला देते हैं, ये सो जाता है रात में। इसे कुछ नहीं पता था कि मैं कहाँ आ चुका हूँ। ये एक सेल्समैन बनने गया था सऊदी में। फिलहाल ये रेगिस्तान के बीचों बीच कुछ भी नहीं समझ पा रहा था कि उसे कहाँ लाया गया है। अब अगले दिन से इसे बकरियां चराने का काम मिलता है। लगभग 700 बकरियां होती हैं और इसे एक लाठी दी जाती है, एक पानी की बोतल दी जाती है और कहा जाता है कि ये पानी की बोतल तुझे पूरे दिन के लिए करनी है, शाम तक। दिन भर वो बकरियां चराने जाता है। अब उसे चारों तरफ कुछ दिखाई नहीं देता है और फिर हर दम वो सऊदी इंसान उसके आसपास रहा करता, तो भागने की वो सोच नहीं सकता। जब भी वो कुछ ज्यादा कुछ बोलता उन्हें तो उसे मार पड़ती थी। खाने को एक सूखी रोटी दी जाती थी जिसे पानी में भिगोकर खाना होता था। वहाँ नहाना तो दूर की बात, पीने के लिए पानी की कोई व्यवस्थाएं नहीं थी। एक बोतल मिलती जिसमें से दिन रात उसे पानी पीना पड़ता। एक दिन वो पानी जो भरने आता है वहां जाकर अपना मुंह धो रहा होता है, तभी वो कफील जो आता है और उसे जोर जोर से मारने लगता है और कहता है ये पीने का पानी है, इसे मुंह नहीं धो सकते, हम नहा नहीं सकते। अब लगभग 2 से 3 महीने उसे ऐसे ही गुजर जाते हैं। बकरियों का दूध निकालने लगता है, उसे ही पीने लगता है। उसी में वो सूखी रोटी जो होती थी उसे भिगो कर खाया करता था। एक दिन वो उस गाड़ी के कांच में अपनी शक्ल देखता है। वो अपने बड़े बड़े बालों को देखता है। चेहरा बहुत खराब हो गया है क्योंकि नहाया नहीं है और इस रेगिस्तान की जो धूल है उसके चेहरे पर जम चुकी है। अब वो पहले से ज्यादा बदल चुका है। वो बहुत ज्यादा रोने लगता है, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता था। जिस परिवार को छोड़कर वो यहाँ आया था अपनी जिंदगी को आसान करने, अब वो जिंदगी बहुत मुश्किल हो चुकी थी। अब उसे अपने भाई की याद आने लगती है, जिस भाई को आधे रास्ते उस कफील ने उतार दिया था। वो बकरियां एक बार फिर से चराने जाता है और इस बार वो बकरियों को बहुत दूर तक ले जाता है। तभी उसे एक पहाड़ी पर एक बकरियां चराने वाला एक और इंसान दिखता है। तभी उसे अपना भाई हकीम मिलता है। हकीम भी बकरियां चरा रहा होता है, वो किसी और के लिए। हकीम को मिलते ही ये दोनों भाई गले मिलते हैं, लेकिन इन दोनों भाइयों को ये डर भी था कि अगर उसने देख लिया हो सकता है कि वो हम दोनों को मारे। ये दोनों भाई एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और फिर चले जाते हैं। अब आए दिन जो बकरी चराने जब आते थे ये दोनों भाई आपस में बातें किया करते थे। अब इसका जो भाई हकीम होता है वो उसे एक और इंसान का पता देता है जो अफ्रीकन होता है, वो भी यहाँ बकरियां चरा रहा होता है। वो यहाँ से भागना चाहता था लेकिन उसे इंग्लिश आती थी। वो अफ्रीकन इनको समझाता है कि जो हम तीनों का एक मालिक है बड़ा, उसके घर में शादी है और हमारे ऊपर जो लोग ये 3 लोग रहते हैं सऊदी, वो तीनों भी उस शादी में जाएंगे। तो हमारे पास एक अच्छा मौका है यहाँ से भागने का। तो वो उस रात लगभग 12 बजे यहाँ से भाग निकलते हैं। अब भागते भागते उन्हें बहुत वक्त हो जाता है, लेकिन उन्हें कहीं भी कोई भी रास्ता नहीं मिलता है। फिर और भागते हैं, फिर आगे एक पानी की टंकी दिखाई देती है, वहां से एक बोतल भरते हैं, जो बोतल ये वहां से लेकर आए थे। फिर और आगे चलते हैं, लगभग इन्हें 3 से 4 दिन हो जाते हैं, लेकिन उस रेगिस्तान में कहीं दूर दूर तक इन्हें कोई इंसान नजर नहीं आता है। अब ये लोग बहुत दुखी होते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं। लगभग इन्हें चलते चलते 8 से 10 दिन हो जाते हैं, पानी भी खत्म हो जाता है। तभी हकीम को बहुत ज्यादा जोर से प्यास लगती है और वो तड़पने लगता है। अब अपने छोटे भाई को तड़पता देख बड़ा भाई रोने लगता है, दुखी होता है, परेशान होता है, लेकिन कुछ कर नहीं सकता था क्योंकि अब इन्हें कहीं भी पानी नजर नहीं आता है। अब इधर ये पानी के लिए भागते हैं, तपती रेगिस्तान पर भाई तड़प रहा होता है। अब बहुत दूर तक नजीम जाता है लेकिन उसे कहीं पानी दिखाई नहीं देता है। अब जैसे ही वो लौट के आता है तब तक उसके छोटे भाई की मौत हो जाती है, यानी पानी ना मिलने के कारण वो भाई तड़प तड़प कर अपनी जान दे देता है। अपने भाई को ऐसे मरता हुआ देख नजीम पूरी तरह से टूट जाता है। अब वो उसकी डेड बॉडी को गोद में उठाता है, लेकिन वो अफ्रीकन इंसान कहता है कि हमें इसे यहाँ ऐसी हालत में छोड़कर जाना होगा, वरना हम भी ऐसे ही तड़प तड़प कर मर जाएंगे। ना चाहते हुए भी वो अपने भाई की डेड बॉडी को वहीं छोड़ता है और आगे निकल जाता है। अब अगली रात होती है, वो अपने भाई को छोड़कर आ जाता है और वो अफ्रीकन भी उसके साथ होता है। एक टेंट जैसा होता है उसमें ये सो जाते हैं, रात भर ये सोते हैं। सुबह जब नजीम उठता है उसे वो साउथ अफ्रीकन इंसान भी नहीं मिलता है।
पता नहीं कौन उसे उठा ले गया या वो खुद भाग गया। यानी अब नजीम अकेला रह जाता है। अब नजीम भागता है तो उसे आगे एक सड़क दिखाई देती है। सड़क पर लगभग 2 घंटे हो जाते हैं, उसके लिए कोई भी गाड़ी नहीं रुकती। फिर एक सऊदी इंसान आता है जो एक अच्छा आदमी था। वो गाड़ी को रोकता है, इसे बिठाता है, इसे पानी भी पिलाता है और इसे लेकर वो एक कैंप में छोड़ देता है, जहाँ जो विदेशी लोग होते हैं जिनका वीज़ा ख़त्म हो जाता है या अपना काम छोड़कर भागते हैं, उनको रखा जाता है। अब ये वहाँ डरने लगता है कि कहीं उसका मालिक यहाँ लेने ना आ जाए। अब जैसे ही वो उसमें रहने लगता है, लगभग 10 दिन हो जाते हैं। 10 दिन वो इतना खुश था क्योंकि उसे अच्छा खाना मिल रहा था, पानी मिल रहा था, सब कुछ मिल रहा था यहाँ। लोग भी उसके साथ बहुत होते हैं। अब एक दिन वो मालिक यहाँ आ जाता है। वो इसे जो कहता है ये कुछ भी समझ तो नहीं पाता, लेकिन जब बगल वाले लोगों से पूछता है तो वो बताते हैं कि वो ये कह रहा था कि मैं तेरा असली मालिक नहीं हूँ, मैं एयरपोर्ट पर से तुमको मैं ऐसे ही उठा के लाया था, इसीलिए मेरे पास कोई कागज नहीं है तो तुम्हें ले जा नहीं सकता, वरना तुझे ले जाकर आज बहुत मारता। अब वो वहां से चला जाता है। अब इधर नजीम के कागज बनने लगते हैं। लगभग 3 महीने बाद उसे इंडिया डिपोर्ट कर दिया जाता है। जब वह इंसान इंडिया आता है तो ये कहानी पूरे देश में वायरल हो जाती है। हर चैनल पर इसकी कहानी चलाई जाती है। फिर इसके ऊपर एक फिल्म बनती है जिसका नाम होता है द गॉट लाइफ। इस कहानी ने नजीम को पूरी तरह से तोड़ कर रख दिया था। उसके बाद जब नजीम घर पहुंचता है तो वो देखता है जिस बीवी को वो प्रेग्नेंट हालत में छोड़ कर गया था, वो उसका बच्चा अब लगभग 3 साल का हो चुका है। अपने परिवार से मिलकर नजीम बहुत खुश होता है, लेकिन वो अपने भाई की दर्दनाक मौत को नहीं भुला पा रहा था। तो मैं आप सब लोगों से भी इस कहानी के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि आपको ज़्यादा पैसा कमाने की चाह में अपने परिवार को, अपने देश को नहीं छोड़ना चाहिए। हमें हर काम उस तरीके से करना चाहिए ताकि हमारी ज़िंदगी आसान हो सके, बल्कि परिवार को मुश्किल में डालकर हम ज़्यादा पैसा कमाने की चाह में जो काम करते हैं, कभी कभी वो काम हमारी ज़िंदगी को नरक बना देता है, जो कि इस कहानी में नजीम और हकीम के साथ हुआ। नजीम ने अपने भाई को भी खो दिया और लगभग 4 साल तक अपने परिवार से भी दूर रहा। तो इस कहानी में इतना ही। मिलते हैं एक और कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।